वेलकम डियर स्टूडेंट। सरस्वती इंग्लिश एकेडमी बादराजुन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ण और वर्णमाला की, लेटर एंड अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। ध्यान से सुनेंगे कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, किताब में ध्यान दें। लिखा है, प्यारे बच्चों, हम अपने चारों ओर कई तरह की ध्वनियाँ आवाज़ें सुनते हैं। आपने बच्चों घर पर आवाज़ें सुनी होगी, अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनी होगी। वो किसी भी चीज़ की या किसी भी प्राणी की हो सकती हैं। ये ध्वनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो हमें कुछ अर्थ स्पष्ट कराती हैं। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो ध्वनियाँ हैं जो आपस में आप सुनते हो, आसपास में कभी घर वालों से, कभी आसपास में अन्य जानवरों से, तो जब इनको हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास में कुछ अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ आता है। कैसे, देखो समझना है आपको। जैसे लिखा है, जैसे माला शब्द में ध्वनियाँ। देखो प्रत्येक शब्द में अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे आपको सामने अगर माला शब्द को अलग अलग भागों में विभाजित करें, इसको हम तोड़ें, तो इस माला शब्द में माँ है, एक ला शब्द है। तो दो आपको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, माँ और ला। अगर इनको इनको भी हम तोड़ें, इनमें से अगर हम ध्वनियों को बाहर निकालें तो इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, इनको और तोड़ सकते हैं। जैसे म हलंत, जिसको आधा म भी कहते हैं, तो ये केवल म है। लेकिन जब इसमें हमने आ की मात्रा मिलाई तब माँ बना। देखो आ उच्चारण से भी पता लग रहा है कि इसमें माँ में आ की ध्वनि है, ठीक है। फिर ल हलंत है, नीचे जो दिखाई दे रहा है इसको हलंत कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ण आधा है। तो ल जो हलंत है उसमें भी आ की मात्रा जोड़ी हुई है, तब ला बनता है। तो माँ में आ की ध्वनि आ रही है, ला में भी आ की ध्वनि आ रही है। इस प्रकार से दोनों को जोड़ा तो माला बना, जिसमें आ की ध्वनि अपन को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे ये जो हमने इन पूरे शब्द को तोड़ा है, इस माला शब्द को, तो ये टुकड़े बनते हैं इसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते हैं। इस म को और नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनके हम और टुकड़े बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि ये ही क्या है, वर्ण हैं। ये सब क्या हैं, ये सब वर्ण हैं जिनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक स्पष्ट परिभाषा आती है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिनके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। ऐसी कोई ध्वनि, ये सब अलग अलग ध्वनियाँ हैं। इसमें म की ध्वनि है, इसमें आ की ध्वनि, इसमें ल की ध्वनि, इसमें आ की ध्वनि। ये सब ध्वनियाँ हैं और इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। जैसे जो माला शब्द हैं, इसकी जो ध्वनि है, इसके तो हमने टुकड़े किए हैं, ये और इसके भी टुकड़े किए, ये। लेकिन क्या इनके टुकड़े कर सकते हो बच्चों? नहीं, आप इनके और टुकड़े नहीं कर सकते हो। इसलिए ये सब क्या हैं, वर्ण हैं। तो परिभाषा आपके सामने क्या आती है कि वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। बात समझ आ गई ना? जैसे आपके सामने लिखा है राम, क्या लिखा है आपके सामने बेटा? राम। अब राम एक शब्द है, चलो हम राम को अलग अलग करते हैं। तो पहले इसको रा अलग कर देते हैं, फिर इसमें म अलग कर देते हैं। लेकिन इसमें से अगर हम और तोड़े, हम इसमें से स्वर बाहर निकाले जो हम आगे पढ़ेंगे, तो र हलन था, उसमें आ की मात्रा मिलाई, तब आपका रा बना। क्या बना है? रा। म था, म में अगर हम म को भी अलग करें तो म हलंत है, उसमें हमने अ जोड़ा, तब आपका म पूरा बनता है। तो देखिए र हलंत है, आ है, तब रा बनता है। तो ये जो मैंने आपके सामने टुकड़े किए हैं, इसका टुकड़ा ये क्या है, इसके और टुकड़े किए हैं, लेकिन इसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। इसलिए ये सब क्या हैं, वर्ण हैं। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको और पता लगे, ठीक है। तो उदाहरण ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके सामने लिखा है फ हलंत उ प्लस ल प्लस अ। तो देखिए इसमें ये सब वर्ण हैं, फ उ ल अ सब क्या है, वर्ण हैं।
जब इन वर्णों को हमने जोड़ा तो आपको फूल बना है। फ हलन था, उसमें ऊ की मात्रा जोड़ी तो फू बन गया। ल हलन था, उसमें अ की मात्रा जोड़ी तो ल बन गया। अ की कोई मात्रा हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन ध्वनि तो होती है। म हलंत है, इसमें अ जोड़ा तो म हो गया पूरा। छ के अंदर हमने अ की ध्वनि जोड़ी तो छ हो गया पूरा। ल के अंदर हमने ई की मात्रा जोड़ी दीर्घ ई की तो ली बन गया। ठीक है, तो ली और ली तो ई की मात्रा बड़ी है। तो म में अ जोड़ा, छ में अ जोड़ा, ल में ई जोड़ा तो आपके पूरा जो शब्द बना है वो मछली बना है। अर्थात इसके ये जो टुकड़े हमने किए हैं इस शब्द के, ये सब क्या हैं? ये आपके वर्ण हैं। हम इनको और भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसको तो कर दिया, इस शब्द को हम इस प्रकार से अलग अलग भागों में तोड़ सकते हैं लेकिन इनको नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए ये सब आपके क्या हैं? वर्ण हैं। बात समझ आ गई ना? जैसे लिखा है घ और ई, घ के अंदर ई की मात्रा जोड़ी तो गी हो गया, ट में आ जोड़ा तो टा हो गया, र में आ जोड़ा तो र हो गया। तो गिटार शब्द बन गया। तो गिटार में कौन कौन से वर्ण हैं? ग, ई, ट, आ, र और अ। ठीक है, तो ये वर्ण हो गए। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। आगे देखेंगे। आगे लिखा है वर्णमाला। आपने माला का नाम सुना होगा, माला होती है गले में पहनने वाली माला। जैसे आपने फूल माला देखा होगा बच्चों, आपने फूल माला कभी देखी है या नाम सुना है फूल माला? तो फूल माला में क्या होता है कि फूलों को हम जोड़ते हैं और फूलों को जोड़कर हम एक पूरी पंक्ति बना लेते हैं और वो फूल माला बन जाती है। ठीक है, तो माला का मतलब हुआ कि पंक्ति, फूलों की पंक्तियाँ, फूल जो आपस में जुड़ जाते हैं बहुत सारे पंक्ति बन जाती है फूलों की जोड़ करके, तो फूल माला होती है। उसी प्रकार वर्णों की भी अपनी अपनी पंक्ति है। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। हमने जो अलग अलग वर्ण देखे हैं इनको व्यवस्थित क्रम में करेंगे तो वो इसकी वर्णमाला होगी। बात समझ आ गई ना कि ये सब छोटे छोटे जो हमने आपके सामने भी बताए ये वर्ण हैं, अगर इनको व्यवस्थित रूप से हम साथ में अगर समूह में बांट दें, लाइन से इनको समूह के रूप में अगर कर दें तो वो जो होगा वो आपका वर्णमाला होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्चारण की दृष्टि से मतलब बोलने की दृष्टि से हिंदी वर्णों के दो भेद हैं। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से, बोलने की दृष्टि से, एक तो स्वर है, एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन ध्यान रखना। ठीक है, पहला पढ़ते हैं हम स्वर कि स्वर जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं, किस प्रकार की इनकी ध्वनि है वो बात करेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं। जैसे देखो परिभाषा क्या कह रही है कि जिन वर्णों के उच्चारण में ऐसे बहुत सारे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय, बोलते समय हमें दूसरे वर्णों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं अगर आपके सामने माँ लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? माँ। तो इस माँ को बोलने के लिए मुझे एक स्वर की जरूरत पड़ी है और वो आ मात्रा की जरूरत पड़ी है, आ की, तब माँ बना है, नहीं तो ये अधूरा था। लेकिन इसमें तो मुझे आ की जरूरत पड़ी है इसको बोलने में, लेकिन इसको बोलने में किसकी जरूरत पड़ी है? किसी की नहीं। इसका मतलब ये क्या है? स्वर है। तो वापस सुनेंगे कि जिनके उच्चारण में किसी और की जरूरत नहीं हो, ठीक है, दूसरे वर्णों की कोई जरूरत नहीं हो, तो वो आपके स्वर हैं। और आप ध्यान रखेंगे कि 11 होते हैं मुख्य रूप से। कितने हैं? 11। कौन कौन से ये देखना जरूरी है। अ, फिर आ, ई, उ, ई, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए यहाँ तक 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जो आप कभी लिखते होंगे, आपने देखा होगा, ये वर्णों में देखे तो है ही है, लेकिन अगर हम स्वर की बात करें तो इनको अयोग्य या अयोगवाह स्वर कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई खास मतलब नहीं है, इनका हम प्रयोग भी कम करते हैं। और इन स्वरों में हमें जैसे अनुस्वार दिखाई देता है, इसमें विसर्ग दिखाई दे रहा है,
इसका मतलब इसमें और किसी की जरूरत तो पड़ी है, जबकि हमने स्वर की जो सही ढंग से परिभाषा देखी है कि जिनमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इनमें तो अनुस्वार और विसर्ग की जरूरत पड़ी है। तो अयोग वाह क्या है कि अ और अयोग वाह होते हैं। अ को अनुस्वार व अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अ अनुस्वार और अह विसर्ग ये अलग अलग हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा जो वर्ण है वो है व्यंजन। कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन को ध्यान से देखेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, जिनके उच्चारण के समय हमें स्वरों की जरूरत पड़े, इनके बिना ये व्यंजन अधूरे हैं। अगर हम व्यंजन को सही ढंग से बोलना है और पूरा करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? स्वरों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो स्वरों के बिना व्यंजन क्या है? अधूरे हैं। इनकी हम उच्चारण की बात करें तो स्वर के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। आपके सामने ऐसा कोई भी वर्ण आए और आप उन वर्ण को बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हो, तो वो जो वर्ण होगा वो आपका क्या होगा? व्यंजन होगा। बात समझ में आ रही है? जितने भी व्यंजन हैं, सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला ही होता है। जितने भी व्यंजन हैं उसमें अ तो होता है, तब हम सही ढंग से और पूर्ण रूप से उसको बोल पाते हैं। जिनकी संख्या कितनी है हिंदी में? 33 आपके व्यंजन हैं, ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर हम कौन कौन सी बात करेंगे तो एक एक पर ध्यान से सुनेंगे कि कौन कौन से व्यंजन हैं। इन सब में पहली बात है, कौन सा स्वर मिला हुआ है? अ। जैसे अगर आपके सामने क हलंत है और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि ओ स्वर मिलाना है। क्या मिलाना है? ओ स्वर। तो आप कह सकते हो कि को बनेगा। क्या बनेगा? को। चलो आपके पास में अगर मान लो माँ लिखा हुआ है तो इसमें कौन सा स्वर है? माँ। माँ में कौन सी ध्वनि आ रही है? आ की। तो इसमें कौन सा स्वर है? आ स्वर है। ठीक है, मैंने अगर सामने म भी लिखा है तो म में अ मिला हुआ है। इसका मतलब लगभग सभी जो भी व्यंजन है, अगर हम सही ढंग से बोलते हैं उनको, इनमें स्वर होता है और वो अस होता है। ठीक है, अब देखो ये क्या लिखा है? क ख ग घ अंग, च छ ज ञ, ट ठ ड ढ ण। ठीक है, और ये इन्हीं के अंदर शामिल किया जाता है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ट ठ ड ढ ण ड ढ, त थ द ध न, ये न है। त थ द ध न, प फ ब भ म, या अंग य ण। अगर इनकी बात करें तो ट ठ ड ढ ण, तो ण हो जाएगा, ये न हो जाएगा, ये म हो जाएगा। तो अंग य ण न म, ये लाइन होगी। ठीक है, तो प वर्ग का ये अंतिम अक्षर है, पांचवा वर्ण म। त वर्ग का न, ट वर्ग का ण, च वर्ग का य और क वर्ग का अंग। ठीक है, फिर लिखा है य र ल व, और उसके बाद में लिखा है स छ स ह, शक त्र ज्ञ स्र। ठीक है, शक स्त्र ज्ञ स्र। और इस प्रकार से ये आपके कुल कितने हो गए? यहाँ तक 33 हो गए। तो ये और यहाँ तक ये 33 हैं, ये अलग हैं, ये अतिरिक्त व्यंजन हैं। और ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि इनको बनाने के लिए हमें और दूसरे व्यंजन की जरूरत पड़ी है। ठीक है, ये त और हम र मिलाएंगे तो त्र बनेगा, तो इसमें दूसरों की जरूरत पड़ी है। स और र को मिलाएंगे तो स्र बनेगा, इसमें दूसरों की जरूरत पड़ी है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, और घर पर बैठकर आराम से पढ़ाई करें। वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, और आपके लिए ये वीडियो खास है तो इसको ज़रूर देखना है।